हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सर्वप्रथम हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इनको कैसे संतुलित यानी कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यही सारे तमाम बिंदु हमें इस अध्याय में अध्ययन करना है। जब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है तो साथ ही साथ हम ये समझ लेते हैं कि भौतिक अभिक्रिया अर्थात भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो वैसी अभिक्रिया यानी वैश्विक परिवर्तन जिसे पुनः रिवर्स यानी पीछे की ओर लाया जा सके उसे कहा जाता है भौतिक अभिक्रिया यानी भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या हो गया, मोमबत्ती जब पिघलता है तो वो मोम बन जाता है, ठीक है। तो पिघले हुए अवस्था में वो द्रव के रूप में होता है और ये फिर ठोस की अवस्था में, फिर गर्म करने पर फिर द्रव की अवस्था में, यानी इसे रिवर्स किया जा सकता है। जल का वाष्पीकरण ये भी भौतिक है। बर्फ़ का जमना ये क्या है, यानी बर्फ़ का बनना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। और लोहे का गर्म होकर लाल होना, ये सारे पुनः इसे रिवर्स किया जा सकता है यानी पूर्व की अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गई भौतिक अभिक्रियाएँ यानी भौतिक परिवर्तन। अब आइए हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते। जैसे देखिए उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना, ठीक है। तो दूध से दही का बनना क्या है, ये होता है रासायनिक अभिक्रियाएँ। दूध का फटना आर्द्र वायु में लोहे में जो खुला छोड़ दिया जाए तो नमी के कारण क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, तो ये ऑक्सीकरण के कारण होता है, ये भी क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। चावल से भात का बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कहने का मतलब इसे पुनः पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। चावल से अगर भात बन गया तो फिर भात से चावल नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूध से दही बन गया फिर दही से दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण व पहचान खो देते हैं। मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। हम पहले पढ़ चुके हैं दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ जिसमें तत्व या यौगिक दोनों शामिल हैं किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु किसमें टूट जाते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनः मिलने से भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, इसकी परिभाषा जब आपको लिखना हो तो यही आपको लिखना होगा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, आपको ध्यान देना है, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको कुछ उदाहरण से समझ में आ जाएंगे। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक कहे जाते हैं यानी रिएक्टिव, और जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तो पहला एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये दोनों कहे जाएंगे रिएक्ट, ठीक है, यानी अभिकारक। और ये दोनों आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है RHS की तरफ,
जिसे प्रोडक्ट यानी प्रतिफल कहा जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तो दो शामिल हैं, यहाँ पे दो तत्व शामिल हैं और ये अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एक ही पदार्थ से कई पदार्थ बन जाते हैं टूट के। तो दूसरा उदाहरण देखिए, चूना पत्थर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र ये रहा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये टूट कर यानी खंडित होकर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि एक ही पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण हो चुका है, ये रिएक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है। ठीक है, ये अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड ये और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल है, एक से दो बन गए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ की क्रियाविधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। क्रियाविधि यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर क्या बनते हैं, परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके जो अणु होते हैं पहले परमाणुओं में तब्दील यानी बदल जाते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनः मिलकर प्रतिफल के अणु बनते हैं, यानी इन दोनों के अणु बन जाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिकारक के अणुओं के परमाणुओं के बीच जो बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं इनके बीच, जिससे प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। यानी ये प्रतिफल के अणुओं का निर्माण, यानी दो नए पदार्थ बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ये इसी सिद्धांत पे रासायनिक अभिक्रियाएँ कार्य करती हैं। तो यहाँ देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएँ की क्या विशेषताएँ होती हैं, और यहाँ पे जो विशेषताएँ दी गई हैं तो ये बताता है कि अगर ये विशेषताएँ मैच करता है तो समझ जाना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला देखिए, गैस की उत्पत्ति। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो, कोई ना कोई गैस निकली, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है। पहला, गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, सभी नहीं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। और दूसरा देखिए, एक प्रज्ञनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। यानी दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी निकलते हैं। दूसरा देखिए, अवक्षेप का बनना। तो सबसे पहले अवक्षेप क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन में से पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाता है, एक ठोस पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी किसी भी यहाँ पे देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ एक्स्ट्रा बनता है वो अवक्षेप कहलाता है। और यहाँ पे पहला उदाहरण भी दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ये अवक्षेप कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा जो विशेषता है। तीसरी विशेषता है रंग में परिवर्तन, यानी कलर जो चेंज होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट पर बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, यानी रंग चेंज होने लगता है, जो दर्शाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सिल्वर डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए
तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है, जो क्या दर्शाता है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा देखिए ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। अतः यह क्या होती है अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले प्रोडक्ट में, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके विपरीत एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, तो पहले ताप था उससे भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी घट जाता है, जिससे परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा क्या हो गई, उसमें छिप गई। तो ये ताप में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर में चेंज। इसके बाद देखिए पांचवा अवस्था में परिवर्तन, ये क्या होते हैं ये भी देखना है आपको। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है, ठीक है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस में, मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जो दिया गया है अवस्था में परिवर्तन, यह कहने का मतलब ये है कि मोमबत्ती को जलने पर ठोस भाग जो होता है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। जो मोमबत्ती के जलने पर जो ठोस भाग जो मोम होता है वो द्रव में बदल जाता है, यानी ये देखिए, और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोमबत्ती का मोम जलकर जो ठोस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस में और जल में, ठीक है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हर क्षण होती रहती हैं। उपरोक्त किसी भी एक विशेषता से हम रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो 5 दिए गए हैं ये सिर्फ पहचान के लिए है, अगर ये दिखाई पड़े तो समझ जाना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित की जाती हैं। किसके रूप में निरूपित की जाती हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आगे उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ये बात तो हमने पहले जान लिया कि अभिकारक और प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जो रासायनिक समीकरण की परिभाषा है कि किसी तत्व या यौगिक को संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो हाइड्रोजन का संकेत हो गया H2 और ये क्लोरीन का Cl2, ठीक है। तो इनके संकेतों के द्वारा ये व्यक्त किया गया, ये आपस में मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पूरा कहलाता है क्या, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या नियम होते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसके नियम हैं। तो देखिए इसका पहला नियम है, तो पहले यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नांकित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहला देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि इन दोनों को लिखा गया है बाईं ओर। दूसरा देखिए अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस का जो दिया जाता है, ये अभिकारक है
2 हो या 3 हो, सबके मध्य प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तीसरा देखिए, अपक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ये प्रोडक्ट यानी प्रतिफल हो गया, ये दाईं ओर लिखा गया। इसके बाद चौथा देखिए, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है, तो इनके मध्य भी अगर हो गए प्रतिफल 1 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ भी प्लस का निशान दिया जाएगा। ठीक है। पांचवा देखिए, अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अपक्रिया की दिशा की तरफ हो रही है, तो ये तीर जो निशान है अपक्रिया की दिशा बतलाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इस रासायनिक समीकरणों में ए और बी अभिकारक है, जबकि सी और डी प्रतिफल यानी प्रोडक्ट है। तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी अपक्रिया के फलस्वरूप सी और डी बन रहे हैं। ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ गए प्लस के साथ, ये बनाते हैं प्रतिफल सी और डी, और ये तीर का निशान ये क्रिया की दिशा बतलाता है। ठीक है, ए और बी के मिलने से सी और डी बन चुके हैं। तो ये तो हो गई रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। इसके बाद हम देखेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसके बाद है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करने वाले ये समीकरण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए LHS में हाइड्रोजन 2 है और इसके आगे लग गया तो ये सबके लिए हो जाता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 2 तो आगे लग गया 2, इसका मतलब यहाँ भी क्लोरीन 2। तो यहाँ पे दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, LHS और RHS, और ये कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। तो यहाँ देखिए LHS में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन RHS में ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या है, ये असंतुलित, ये संतुलित नहीं है। ठीक है। तो इसके पश्चात जो हमारा अगला बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले क्यों किया जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनिवर्सरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। इसीलिए LHS और RHS दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रखी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे किया जाता है। पहला, अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत ज्ञात होने चाहिए। बाईं ओर सूत्रों को अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, बाईं ओर। तो इस नियम के अनुसार आइए हम लोग एक देखते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। तो पहला देखिए, समीकरण यहाँ पे है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड LHS में है, और RHS में मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 को संतुलित करना है। सबसे पहले देखेंगे दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले LHS में देखिए मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। ठीक है। तो कैसे बैलेंस किया जाए, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, इसके आगे हम 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2 लगा देते हैं यहाँ पे, तो 2 लगाने से ये सारे बैलेंस हो जाते हैं। देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, LHS और RHS आगे लग गया, यानी सबके लिए हो गया। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, ये बैलेंस हो चुका है, और आपकी बुक में भी ऐसे ही बैलेंस किया गया है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 2 में समीकरण AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम क्लोराइड
को संतुलित करना है। तो सबसे पहली बात देखेंगे हम एल्युमिनियम कितना है। एल्युमिनियम 1, यहाँ भी एल्युमिनियम 1। क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे क्लोरीन देखिए 2 है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 2। कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए, ये सबके लिए हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 3 है। तो ये हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके आगे लगा दिया गया 2, इसके आगे 3 और इसके आगे 2, तो ये बैलेंस हो चुका है। आप मिला सकते हैं। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2, यहाँ पे कितना है क्लोरीन 3 और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्लोरीन 6, यहाँ पे देखिए 3 लग गया यहाँ पे और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्लोरीन 6, यानी बैलेंस है। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम 3, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, यहाँ पे 3। ऑक्सीजन देखिए, आगे लग गया 3 है और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन। आगे लग गया 2 और ये 3, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए, आगे लग गया 3 और ये 2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। आगे लग गया 2 और ये 3, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा बैलेंस करने वाला। इसके बाद देखिए समीकरण तीसरा, Fe यानी लोहा और जल, ये रहा लोह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लोहा कितना है 1 है, यहाँ जल कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ है 1, यहाँ लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरफ 4 और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, इस तरफ भी है 2। तो सबसे पहले हम लोहे को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें 3 बनाना होगा, इसके आगे लिख दिए 3। तो लोहा तो बैलेंस हो चुका, यहाँ भी बैलेंस हो चुका। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ। यहाँ पे 4 है तो इसको हमें 4 बनाना होगा, तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो आगे लिखने से ये ऑक्सीजन 4 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ भी हमें 8 बनाना होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। आप मिला सकते हैं। लोहा 3, यहाँ भी लोहा 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8, आगे लग गया 4, ये सबके लिए हो गया, यहाँ भी है 4। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाते हैं और आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका चौथा उदाहरण। इसके बाद देखिए चौथा उदाहरण समीकरण है पोटेशियम क्लोराइड, ये विखंडित होकर क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखिए हम LHS और RHS तत्वों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, यहाँ पे पोटेशियम है 1, ठीक है, और यहाँ पर भी है 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी एक को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2। 2 लगाने से क्या हुआ कि इस आगे लग गया, यानी सबके लिए हो गया। तो ये 3 है इसके लिए, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 लेकिन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3 दूनी 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस तरीके से ये सारे बैलेंस हो जाते हैं, आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पांचवा। इसके बाद देखिए पांचवा उदाहरण एल्युमिनियम है और ये यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गया। तो इसको बैलेंस करना है। एल्युमिनियम देखिए 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फ़र कितना है 1 है, यहाँ पे सल्फ़र देखिए, सल्फ़र ये 3 लग गया तो ये सल्फ़र यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 लेकिन जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन चलती है 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम को लेकर चलेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे। तो एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन देखते हैं अब, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। तो सल्फ़र देखिए, सल्फ़र 1 है लेकिन सल्फ़र यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे।
ताकि ये सल्फ़र बैलेंस हो जाए। तो 3 लिखने से ये सल्फ़र तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया, तो चरती 12 और यहाँ भी चरती 12। तो इस तरीके से ये सारे बैलेंस भी हो जाते हैं। ठीक है, आप मिला सकते हैं। एल्युमिनियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगा दिए, इसी लगाना होगा 3, यानी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये सल्फ़र 3, यहाँ भी सल्फ़र 3, ऑक्सीजन 4 चरती 12 और यहाँ पे चरती 12। तो ये सारे बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन से प्राप्त होती हैं। तो पहला देखिए, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्रों की जानकारी देता है, कौन कौन से उसमें शामिल हैं। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया का फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये भी हमें जानकारी मिलती है। इसी तरीके से तीसरा देखिए, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है कि ये कितने संख्या में ये भाग ले रहे हैं। अगर नाइट्रोजन 2 है और RHS में नाइट्रोजन 2 है, यानी उनकी संख्याओं का हमें ज्ञान प्राप्त चलता है। चौथा, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के पदार्थों एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी, उनकी संख्याओं की जानकारी भी देता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से ये सारे द्रव्यमान का भी हमें मालूम चलता है, अनुपात, आयतन का भी जानकारी देता है, एक समीकरण के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद रासायनिक समीकरण के उपयोग से होने वाले जो लाभ हैं यहाँ पे बताए गए हैं। तो लाभ कौन से हैं, क्योंकि ये संकेतों के रूप में लिखे जाते हैं, समय की बचत होती है और कम स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों एवं निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार कठिनाई नहीं होती। इसके बाद रासायनिक समीकरण की सीमाएँ क्या हैं। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं यहाँ पे दी गई है, तो ये आपको देखना है रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती हैं। यहाँ पे भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो सकती, ये आपको कैसे स्टडी करना है, काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। इसके बाद देखिए, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था में जानकारी इससे प्राप्त होती है, यानी गैस को G लिख कर, ठीक है, और कोष्ठ ठोस के लिए सॉलिड, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे संकेत दिए गए हैं। भौतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। दूसरा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी भी इससे प्राप्त हो जाती है। देखिए, गैस में उत्सर्जित की जानकारी, यानी यहाँ पे देखिए ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है और यहाँ पे ऊष्मा क्या हो जाती है, छिप जाती है। गैस को उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए तीर का निशान दिया जाता है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अवक्षेप बनने के लिए तीर का निशान नीचे लगाया जाता है। यहाँ पे अवक्षेप देखिए ये बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद देखिए अन्य भी बहुत सारे हैं। पांचवा, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी होती है। इसकी जानकारी के लिए समीकरण के प्रयोग तीर चिन्ह ऊपर या नीचे, दाब, ताप या सांद्र, प्रेरक आदि शर्तों को निश्चित किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए। इसके बाद अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी भी मिलती है, यानी उल्टे चिन्ह इस तरफ और इस तरफ, रिवर्स अभिक्रिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, और टोटल जो हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है उसकी संख्या है 9 क्लास 10th में। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्रमवार तरीके से। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है, दो तत्वों या दो यौगिकों का, यानी किसी दो चीज़ों का संयोजन, संयोजन मतलब मिलना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जिनमें तत्व या यौगिक शामिल होते हैं परस्पर संयोग करके, यानी मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण जो होंगे मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे। जो
आपस में संयोग करेंगे, एक नया पदार्थ बन जाएगा। और जो नया पदार्थ बनेगा वो पहले वाले पदार्थ हैं उनके गुणों से काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच हो सकती है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं इनमें संयोजन अभिक्रियाओं की, ये देखेंगे हम। तो यहाँ देखिए, संयोजन अभिक्रिया जो है वो दो तत्वों के बीच होगी, या एक तत्व एक यौगिक के बीच होगी, या दो तत्व या दो से अधिक यौगिकों के बीच होगी। इन तीन शर्तों में ये संपादित होती है। तो सबसे पहले हम ए नंबर देखेंगे, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। ए नंबर, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके नए यौगिक की रचना करते हैं। इनमें जो संयोग करेंगे ना, वो जो संयोग करेंगे वो तत्व होंगे और उनके मिलने से एक नया पदार्थ बनेगा, वो यौगिक बन जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं, इनके बीच संयोग होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैं। तो निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुणों से क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका गुण इन दोनों से भिन्न यानी डिफरेंट होगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये दोनों ही तत्व हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, यानी ये वायु में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, संयोग करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण इन दोनों से डिफरेंट होगा। तो यही होती है संयोजन अभिक्रिया दो तत्वों के मध्य। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा भी है, लोहा और गंधक के बीच संयोग होने पर क्या होता है, लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड इसे कहा जाता है, बनता है। ये लोहा है, तत्व है, और ये गंधक है यानी सल्फर है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों मिल गए हैं तो क्या बना दिए, फेरस सल्फाइड बना दिए। ठीक है, तो ये तो हो गई दो तत्वों के मध्य संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम देखेंगे बी नंबर, एक तत्व और एक यौगिक के मध्य। ये रहा, एक तत्व और एक यौगिक के मध्य संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार संपादित होती है, ये देखेंगे। ये जो डायग्राम दिया गया है, इससे पहले वाले जो हमने देखा था, इसका एग्जाम्पल ये है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर क्या बनता है, एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। वही डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं बी नंबर, एक तत्व और एक यौगिक के मध्य संयोजन अभिक्रिया कैसे संपादित होती है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है और ऑक्सीजन एक तत्व है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है। ये पहला हो गया उदाहरण। दूसरा देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये रहा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये बैलेंस किया गया है। ये सारे एम ऑक्सीजन आपस में मिल गए, यानी ये वायु में ये जलाया गया तो ये क्या बन गया, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। इन दोनों से इनके गुण भिन्न होंगे। इसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, सी नंबर है हमारा, दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है। तो ये देखिए, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, ये यौगिक है और ये जल भी यौगिक है यानी H2O के बीच संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसे कली चूना भी कहा जाता है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे भखरा चूना का निर्माण करता है तथा पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, तो ये बन जाता है क्या, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हो गया। इसके बाद अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये क्या होती है। तो नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन मतलब होता है अलग होना। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग होना। इसमें होता क्या है, एक पदार्थ खंडित होकर अलग होकर कई पदार्थों में विभक्त हो जाता है। दो में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। यानी इसका मतलब सीधे सीधे यही समझना है, वियोजन मतलब होता है अलग होना, खंडित होना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो यही है, कहलाती है वियोजन अभिक्रिया।
यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के ठीक विपरीत होती है। संयोजन अपक्रिया में दो मिलते थे और एक नया बनता था, यहाँ एक के टूटने से दो या दो से अधिक बन जाते हैं। यह अपक्रिया विपरीत है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं। तो इसका पहला उदाहरण देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यानी टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब गर्म किया गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये तीर का निशान जो ऊपर है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि ऊपर तीर का निशान जो होता है वो गैस का सूचक बताता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। इसके बाद अन्य भी उदाहरण हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो ये रहा पोटेशियम क्लोराइड। इसे गर्म किया जाए तो क्या बन गया, ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस O2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे कार्यकलाप भी दिखाया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा है, तीसरा भी आप देख सकते हैं, फिर वही है सेम टू सेम। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो रासायनिक अपक्रियाएँ हैं। इसके बाद अगला जो हमारा अपक्रिया है तीसरा, वैद्युत अपघटन। ये एक प्रकार की ऐसी अपक्रिया मानी जाती है, किसी धातु का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए ये तकनीक अपनाया जाता है, वैद्युत अपघटन। इसमें शुद्ध धातु एक प्लेट पे एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। इस अपक्रिया में धातु कैथोड पर जो धातु होती है जिनका हम किया जाना है, जिनका वैद्युत अपघटन किया जाना है, वो कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, ये अलग हो जाती है जो धातु होगी। तो पहला उदाहरण देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी इसे नमक भी कहा जाता है का वैद्युत अपघटन। जब द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है, यानी विखंडित हो जाता है उसके तत्व। सोडियम धातु अलग हो जाती है, सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका समीकरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कहलाती है वैद्युत अपघटन अपक्रिया। इसके बाद देखिए दूसरा भी है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। इसी तरीके से किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम अलग हो जाता है और यहाँ पे ऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, इसका तीसरा भी देख सकते हैं। तो जल का वैद्युत अपघटन, जो इसमें तत्व शामिल है वो खंडित हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे इस प्रक्रिया के द्वारा। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित हो जाता है। इसमें जल के कौन से तत्व से बने हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन जो है अपघटित होकर, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित हो जाता है। जो तत्व इसमें शामिल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपघटित होकर ये दोनों देता है, यानी H2 गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ये कार्यकलाप भी यहाँ पे बताया गया है, आपको देख लेना है, ये समझना है। ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस बैटरी के माध्यम से, तो ऑक्सीजन इस प्लेट पे और हाइड्रोजन इस प्लेट पे। ठीक है, ये हो जाती है इलेक्ट्रोड और ये जल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कार्यकलाप भी अपने से आपको पढ़ लेना है, ये आपके लिए है किस तरीके से ये कार्य करता है। चलिए इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं। इसके बाद हमें जो अपक्रिया पढ़नी है वो है एकल विस्थापन अपक्रियाएं। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये किन चरणों में संपादित होती है। एकल विस्थापन अपक्रिया जो है वो 3 चरणों में संपादित होती है। पहला देखिए, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन होता है। दूसरा, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन होता है। तीसरा, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो यही 3 चरण में ये अपक्रियाएँ संपादित होती हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा गया है, वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे
परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित का मतलब होता है उसके स्थान पे आ जाना, ठीक है। तो एकल विस्थापन अपक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इसका पहला चरण हम लोग देखेंगे जो कौन सा है, ये रहा, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जब दो धातुएं या दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें ये देखा जाता है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है। जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील को हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे वो स्वयं आ जाता है जो ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पहला उदाहरण देखिए, जब लोहे की काटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबे को विस्थापित कर देता है। चित्र 1.6 में दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है कि कौन सा विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये लोहे की कील है। तो यहाँ देखिए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन और ये लोहे की कील। तो इस कॉपर सल्फेट विलयन में क्या है, दो तत्व, पहला तत्व है कॉपर और दूसरा है लोहा। तो इन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो लोहा क्या करेगा कि इस कॉपर को इस पूरे में से हटा देगा और स्वयं वहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया, और इसको बाहर फेंक देगा, यहाँ पे आ गया ये कॉपर। तो ये कहलाती है एकल विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको, और कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं यहाँ पे बताया भी गया है। आइए इसका दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ भी स्पष्ट तौर से भी कहा गया है कि लोहा जो है कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो दूसरा देखिए, जब कॉपर यानी तांबे की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। तब ये देखना होगा हमें कि तांबा यानी कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है। तो यहाँ पे कॉपर और चांदी में ज़्यादा क्रियाशील कॉपर है यानी तांबा है। तो ये तांबा क्या करेगा कि चांदी को हटा देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। यहाँ देखिए, तो Ag ये इसका सूचक है चांदी का, तो इसके स्थान पे कॉपर आ गया और ये बाहर आ गया, ये विस्थापित हो गया किसके द्वारा, ये कॉपर के द्वारा, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। तो इसकी यहाँ पे कार्यकलाप भी दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है अपने से। इसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, जस्ता यानी जिंक कहा जाता है कि एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता। अब यहाँ ओपोजिट हो गया, तो यहाँ पे दो तत्व है, जिंक यानी जस्ता और कॉपर यानी क्या, तांबा। तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में ये क्या है, तांबा है और ये जस्ता है। तो ये देखा जाता है कि दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो इन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, जस्ता है। तो ये जस्ता क्या करेगा कि इस कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा। यहाँ देखिए ZnSO4 आ गया यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे स्थापित हो गया, किसके द्वारा, ये जस्ता के द्वारा। तो जिंक कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो मैंने ये कहा कि ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, ठीक है। ये तो पहला चरण स्टेप हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा चरण यानी बी, कम क्रियाशील अधातु का उसकी यौगिक से विस्थापन कैसे होता है। काफ़ी ध्यान से समझने हैं, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। पहला देखिए सोडियम ब्रोमाइड, ये एक यौगिक है, ठीक है, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक। ये इस यौगिक में हमें ये देखना है कि इसमें कम क्रियाशील अधातु कौन सा है, सोडियम तो धातु है, ये क्या है, ये है, ठीक है, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो है ये कम क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। विलयन में ब्रोमीन उत्पन्न हो जाने के कारण विलयन का रंग भूरा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकल विस्थापन क्रिया हुई है, तो इस कम क्रियाशील अधातु का उसकी यौगिक, तो ये पूरा यौगिक हो गया और ये क्या मिला, ये क्लोरीन मिला, ये दोनों आपस में रिएक्ट गए। इस पूरे यौगिक में कम से कम अक्रियाशील अधातु कौन सा है, ये ब्रोमीन है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको हटा देगा और स्वयं इसके स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए पोटेशियम आयोडाइड Kl के विलयन में से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl एवं आयोडीन बनते हैं। विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है, ये पूरा यौगिक है
और इसमें कम अवक्रियाशील अधातु कौन सा है? आयोडीन है। ये क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसके स्थान पे आ गया क्लोरीन KCl और ये आयोडीन यहाँ पे विस्थापित हो गया। तो इन अवक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा बिंदु क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। ये रहा, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है, ये देखेंगे हम C नंबर। तो इसमें जब भी कोई क्रियाशील धातु होंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कि तनु विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डालने पर, यह क्रियाशील धातु होता है जस्ता, हाइड्रोजन गैस निकलती है तो यह विलयन जो है वो जिंक सल्फेट शेष रह जाता है। तो यहाँ देखिए जिंक और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ये कार्यकलाप यहाँ पे भी बताया गया है, आपको देखना है ध्यान से। इसके बाद अन्य विसारे हैं। तो ये धातु के द्वारा, क्रियाशील धातु के द्वारा जब इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये हमेशा याद रखना है। इसके पश्चात जो पांचवा अभिक्रिया है वो है उभय विस्थापन अभिक्रियाएँ। तो इसमें होता क्या है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया जो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज या आदान प्रदान करके, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका समीकरण निरूपण इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए ये दो यौगिक हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है XY और AB। तो ये क्या करेगा, आपको ध्यान से समझना है कि ये पहले वाला है इसके लास्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ। X जो है वो B के साथ और Y जो है वो A के साथ। ठीक है, तो इनमें X और A धनायन हैं और Y और B ऋणायन हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएँ आयनिक यौगिक के साथ होती हैं। तो इसका देखिए उदाहरण पहला है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो XY और AB, ठीक है, ये हो गया XY और ये हो गया AB। तो ये आप बताइए इसका पहले वाले लास्ट वाले के साथ NO3 और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ NaNO3। ठीक है, ये रहा। और इसका कौन सा था? AgCl। ये रहा। आयनों का आदान प्रदान करके ये क्या बनाते हैं? ये यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए एक और है, इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला इसके लास्ट वाले के साथ और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ। एक और देखिए फेरस सल्फाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल, Fe किसके साथ जाएगा आयन विनिमय करेगा? ये लास्ट वाला FeSO4 और इसका लास्ट इसका पहले वाले के साथ। ठीक है, यही अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये कहलाती है क्या? उभय विस्थापन अभिक्रियाएँ। ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए चलते हैं इसके अगला अभिक्रिया के बारे में। 6 नंबर जो अभिक्रिया हमें पढ़ना है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि दो जो आपस में रिएक्ट करते हैं दो पदार्थ, उसमें से एक नया पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे अवक्षेप, सफ़ेद रंग का अवक्षेप या भूरा रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनसे कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन के पृथक हो जाता है और ऐसी अभिक्रियाएँ अवक्षेप कहलाती हैं। जो ठोस पदार्थ विलयन के रूप में मिलता है तो वो अवक्षेप कहलाती हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देखिए। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली जब उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है, Na किसके साथ? NaNO3 के साथ और Cl Ag के साथ। ठीक है, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया हुई तो यहाँ अवक्षेप बन गया। किसका अवक्षेप बना? तो यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड का विलयन, तो अवक्षेप ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, सफ़ेद रंग का ये ठोस पदार्थ अवक्षेप बन जाता है। तो यही कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये काफ़ी संक्षेप में है। इसके बाद देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ। तो इसमें होता कि ये काफ़ी आसान है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें होता क्या है कि नाम से ही स्पष्ट है उदासीनीकरण। इसमें होता क्या है कि दो पदार्थ यानी अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
तो दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं, तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है और जल कहा जाता है। मुख्य रूप से लवण ही कहा जाता है, ठीक है। जो लवण बनता है यानी अम्ल और भस्म के अपक्रिया करने से दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है जिसका लवण कहा जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। कुछ उदाहरण नीचे दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भस्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करें तो लवण बन गया और जल। सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करें तो ये लवण बन गया और ये जल बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, हर एक बार ये आता है एग्जाम में। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है समझाएं। 8वां देखते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएँ। ये प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है। वैसी रासायनिक अपक्रियाएँ जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर कोई अपक्रिया नहीं होती, लेकिन जब उसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इनके बीच होने से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये रहा इसका। इसके बाद देखिए पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, तो सीधे तौर पर आपको यही समझना है, वैसी रासायनिक अपक्रियाएँ जो प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती हैं वो कहलाती हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएँ, ठीक है। ये रहा, ये आपको अपने से समझ लेना है, काफ़ी आसान है। इसके तो ये सारी हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण। इसके बाद देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया, यानी इसे दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अपक्रियाएँ एक विशेष प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएँ हैं जो सदैव साथ साथ होती हैं, ये रेडॉक्स अपक्रिया भी कहलाती है। तो पहले देखिए, पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है, ये क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे अवकरण। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व का यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और इसे उपचयन भी कहा जाता है, ठीक है। उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का संयोग, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग। कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ कार्बन अकेले है, ऑक्सीजन मिल गया तो इसके साथ संयोग हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीकरण है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस अपक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, यह ऑक्सीकरण अपक्रिया है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद देखिए दूसरा, गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस सल्फर भी देखिए पहले अकेले था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद देखिए अब हाइड्रोजन का निष्कासन भी कहलाता है ऑक्सीकरण। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ देखिए काफ़ी ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन तो अलग हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, बाहर विस्थापित हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इस अपक्रिया में HCl से H का निष्कासन होता है। HCl से क्या होता है, H का निष्कासन होता है, बाहर निकल जाता है। अतः इस अपक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का मुक्त होना, ये दोनों स्थितियाँ ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अब इसके बाद देखेंगे अवकरण। अवकरण अपक्रियाएँ ऑक्सीकरण की ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था, यहाँ हाइड्रोजन का संयोग, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो पहले हम देखेंगे किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप क्या बनता है, जल बनता है।
तो ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपस में मिल गए तो क्या बना, जल बना। तो इस सब क्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है। इस सब क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ किसका संयोग हुआ, हाइड्रोजन का संयोग हुआ, तो ये क्या बना, तो ये जल बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन के संयोग होने से, अब इसके बाद दूसरा भी देख लीजिए, क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन संयोग होता है, मिलता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ये सारे कौन से हैं, ये अवकरण हैं। अब इसके बाद देखेंगे क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन भी कहलाता है अवकरण। यहाँ देखिए, यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन जुड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, ये बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, इस सब क्रिया में क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अतः ये क्या है, अवकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना ये अवकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन से जुड़कर एक किसी तत्व का निर्माण करना। इसके बाद देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है, ना ही अवकरण। जब भी अब इक्वेशन मिलेगा तो ये दोनों साथ साथ ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ये दोनों प्रक्रिया सदैव साथ साथ होती हैं। इन कथनों को दिए गए उदाहरण से समझा जा सकता है। पहला देखिए, जब क्यूप्रस ऑक्साइड CuO को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर धातु और जल बनता है। तो यहाँ पे आपको समझना है ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CuO, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है लेकिन बाहर हो गया। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है लेकिन RHS में ये ऑक्सीजन क्या हो गया, नहीं है इसके साथ। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन तो सिंगल है लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ होने से क्या बनता है, जल बनता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहले हम ऑक्सीकरण को समझेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या है कि तत्व या यौगिक दोनों में से, ठीक है, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, उसमें अगर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाती है। और सिर्फ यौगिक से अगर हाइड्रोजन का ख़त्म होना यानी हटना होता है, निष्कासन होता है, तो वो भी कहलाती है ऑक्सीकरण। ये दोनों ही अवस्थाएं ऑक्सीकरण कही जाएंगी। तो दोनों का उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आइए इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पे तत्व लिया गया है, यौगिक भी हो सकता था। तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पे तत्व है कार्बन, और ये कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया है ये कही जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो यहाँ पे जो यौगिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ देखिए इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन बचा, तो इसे भी कहा जाता है क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये दोनों ही कही जाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, मेन पॉइंट यही आपको ध्यान देना है, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना। इसके बाद हम लोग समझेंगे अवकरण अभिक्रिया क्या कही जाती है। अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। क्या होती हैं, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है ठीक इसके अपोजिट होती है अवकरण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से के साथ हाइड्रोजन का संयोग। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण में हो रहा था तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग, लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीकरण की अवकरण की बात आ गई तो यहाँ पे तत्व या यौगिक में क्या होता है, साथ में हाइड्रोजन का संयोग, किंतु यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। कि ऑक्सीकरण में क्या होता था, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन,
जबकि अवकरण में क्या है, अवकरण में है यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, इसीलिए ऑक्सीकरण के ठीक अपोजिट कही जाती है। तो दोनों स्थितियों में देखते हैं। सबसे पहले किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है, तत्व या यौगिक, तो हमने यहाँ पे उदाहरण में तत्व लिया है, तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, ये तत्व है ऑक्सीजन, जब ये हाइड्रोजन से संयोग करता है तो जल बनता है, तो ये स्थिति कही जाएगी क्या, अवकरण, ये अवकरण कही जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो ये कॉपर अलग और जल अलग, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण जो अवक्रियाएं हैं ये साथ साथ होती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अवक्रिया ही कहा जाता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं जो साथ साथ होती हैं, तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो कॉपर और जल बनाते हैं, तो LHS और RHS। तो कौन कौन सी अवक्रियाएं होती हैं, यानी दोनों ही होती हैं। यहाँ देखिए यहाँ किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, तो आपने अभी पढ़ा किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अवकरण। यहाँ पे देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहा जाता है, तो यहाँ पे अवकरण भी हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संयोग, जब ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो ये कही जाएगी क्या, ऑक्सीकरण, यानी इस हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से संयोग हुआ तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है, आइए फिर से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, तो कौन सा तत्व है, तो तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से संयोग होगा तो क्या हो जाएगा, तो जल का निर्माण होता है, जाएगी ऑक्सीकरण, और ये कही जाएगी अवकरण। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दोनों अवक्रियाएं साथ साथ होती हैं। आइए इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये तो हमने अभी समझा, इसका दूसरा देखिए। यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ एक यौगिक है, तो इस यौगिक से क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, तो सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। क्योंकि ऑक्सीकरण की परिभाषा देखिए, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है। तो ये एक हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्लोरीन है, ये क्लोरीन का हाइड्रोजन से संयोग हुआ, क्लोरीन सिंगल था LHS में, तो इस तरफ हाइड्रोजन के साथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन चूँकि हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो ये क्या हुआ, ये अवकरण हुआ। अवकरण की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, तो तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग। तो ये कौन सा तत्व है, ये क्लोरीन तत्व है, तो इसके साथ हाइड्रोजन संयोग कर गया, ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अतः ये अवकरण है। तो इसीलिए ये दोनों उदाहरण से ये समझ में आता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।